नमस्कार फ्रेंड्स यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप ज़रूर देखो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सीडीपी के 100 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह कैसा बालक होता है। कैसा बालक होता है फ्रेंड्स? ये होता है सामान्य बुद्धि बालक, जिसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है। और अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है फ्रेंड्स? आप लोगों को याद होना चाहिए, ये लागू होता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। और अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। कौन सी विधि होती है फ्रेंड्स? ये बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? कौन सी होती है? विकासीय विधि जो होती है सबसे अच्छी होती है। और अगला क्वेश्चन है, गार्डनर ने क्या दिया फ्रेंड्स? गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है। इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? जो इसमें नहीं है वो भाषात्मक बुद्धि, मतलब भाषात्मक नहीं फ्रेंड्स, भावात्मक बुद्धि नहीं होता है। विकल्प नंबर बी हमारा राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। कितनी बुद्धि लब्धि होगी फ्रेंड्स उसकी? 125। कैसे निकालते हैं? मानसिक आयु वो ऊपर रखते हैं और गुणे क्या करते हैं? 100, और बटे क्या कर देते हैं? वास्तविक आयु कितनी है? 4। अगर 4 से इसको हम डिवाइड कर देंगे कितना आएगा? 25। 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125। मतलब कैसे निकालते हैं? मानसिक आयु गुणे 100 बटे वास्तविक आयु करके निकाल लेते हैं, तो उत्तर कितना आएगा? 125 आएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा था? किसने कहा था? ये कहा था स्किनर ने। कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? किस आयु में पहचानने लगता है? 5 वर्ष में। जो 5 वर्ष का बालक होता है वो हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगता है। और अगला क्वेश्चन है कि एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या है फ्रेंड्स? क्या होती है एलेक्सिया? ये होती है पढ़ने की अक्षमता होती है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? किस आयु अवधि तक मानी जाती है फ्रेंड्स? ये मानी जाती है 11 से 15 वर्ष तक। पियाजे ने फ्रेंड्स 4 अवस्थाएं बताई थी, उनको आप लोग डिटेल में देख लेना। और अगला क्वेश्चन है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? कितने दिन लगते हैं फ्रेंड्स? इनमें लगते हैं 280 दिन, या 9 माह भी दिया हो सकता है। और लगभग 280 दिन होता है, 280 के समथिंग में जो भी हो उसमें आप विकल्प में लगा सकते हो। और अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? किसने अध्ययन किया था? ये किया था पेस्टोलॉजी ने, अपने 3 वर्षीय बालक पर अध्ययन किया था। और अगला क्वेश्चन है कि बालक का विकास होता है, बालक का विकास कैसा होता है फ्रेंड्स? बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर। जैसे भ्रूण में भी पहले किसका विकास होता है? पहले सिर बनता है, उसके बाद में अन्य अंगों का विकास होता है। इसलिए बालक का विकास कैसा होता है? सिर से पैर की ओर, मतलब पैर सबसे बाद में बनते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन दिया है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये हमारा गलत है। और बाद बाकी ये वाले सभी कैसे हैं? सही है। तो इसमें गलत पूछ रहा है तो गलत कौन सा है? विकल्प नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, कैसा होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। और अगला क्वेश्चन है कि गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। कौन सी गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है? जो दी है शेषवावस्था है। शेषवावस्था होती है, क्या होती है? ये जन्म के समय जो होती है, मतलब जन्म जब होता है शिशु का, वही शेषवावस्था बोली जाती है। ये क्या होता है? डिम्ब, बीजकरण और भ्रूण अवस्थाएँ क्या होती हैं? ये जन्म से पहले की अवस्थाएँ हैं। और अगला क्वेश्चन है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि गर्भधारण में सर्वप्रथम निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अभी हमने बताया था, निर्माण होता है सिर का। आप लोग याद रखना कि गर्भधारण में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? सिर का निर्माण होता है। और अगला क्वेश्चन दिया है, जन्म के समय
जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं 270 होती हैं। और अगला क्वेश्चन दिया है कि बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। कब पहचानना प्रारंभ कर देता है? 3 माह में जो होता है बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। और अगला क्वेश्चन है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम होता है शिशु के मस्तिष्क का भार। और अगला क्वेश्चन दिया है कल्पना जगत में विचरण होता है, कब होता है? ये होता है शैशवावस्था व किशोरावस्था, दोनों में से जो भी मिल जाए, या दोनों एक ही में दिए होंगे, आप लोग लगा सकते हो। और अगला क्वेश्चन दिया है कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, कब कर लेता है? 5 वर्ष की अवस्था में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? किस अवस्था में होता है? ये शैशवावस्था में होता है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? किसकी ओर? प्रकाश की ओर आकर्षित होना प्रारंभ करता है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? उसकी जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए, मतलब जो भी प्रश्न पूछे उसका उत्तर सही उत्तर उसको बताने की कोशिश करनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1930 ईस्वी में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। और अगला क्वेश्चन है कि किशोर चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है कौन सी होती फ्रेंड्स? ये होती आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, जो होती है किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? ये कथन हरलॉक का है। और अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? ये कथन है स्टैनली हॉल का। और अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले कौन है? यह है महान वैज्ञानिक जीन पियाजे, जिन्होंने यह परिभाषा दी है। और अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास का संबंध नहीं किसमें? शिक्षार्थी की वजन एवं ऊंचाई से नहीं है, तर्क एवं निर्णय से भी होता है, स्मृति के विकास से भी होता है, अवबोध की क्षमता से भी होता है। लेकिन विकल्प नंबर ए हमारा सही नहीं, लेकिन यहाँ पे संबंध नहीं पूछ रहा था, तो यही हमारा राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम कब होती है? प्रौढ़ावस्था में जो होती है हड्डियों की संख्या कम होती है। जन्म के समय तो भी हमने बताया था कितनी होती हैं? 270 होती हैं। प्रौढ़ावस्था में कितनी होती हैं? 206। आप लोग याद रखना, इसमें सबसे कम होती हैं। और अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, क्या होती है? समायोजन, मतलब किशोरावस्था में बालक समायोजित नहीं हो पाता इतनी जल्दी। और अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था बड़े संघर्ष और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? ये कथन स्टैनली हॉल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं, विकल्प नंबर ए हमारा राइट होगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? किस अवस्था में होता है? ये होता है 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, इसको भी बोलते हैं एरिक्सन के अनुसार। और अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, परिवार का वातावरण भी प्रभावित करता है, धार्मिक वातावरण ये प्रभावित नहीं करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति प्रभावित करती है, और परिवार की आर्थिक स्थिति भी मानसिक विकास को प्रभावित करती है, लेकिन धार्मिक वातावरण इसको प्रभावित नहीं करती, क्योंकि धर्म अपना अपना है, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? नैतिक तर्क की अवस्था किसने स्पष्ट किया था? ये किया था कोहलबर्ग ने, आप लोग याद रखना। और अगला क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? चूहों पर प्रयोग किसने किया था? मेंडल ने किया था। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा है? जो विकल्प नंबर देखो, खुश मिजाज होता है, सामाजिक भी होता है, ऊर्जा का उच्च स्तर भी होता है, लेकिन आसानी से चिढ़ने वाला बालक ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। और अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था प्रारंभ होती है, किशोरावस्था कब से प्रारंभ हो जाती है? ये प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि
पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? किसने दिया था? ये दिया था कार्ल रोजर्स ने। किसका? पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की? किसने? पियाजे ने बच्चों की वस्तु स्थायित्व के विकास को पहचानने में सहायता की। और अगला क्वेश्चन है कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने के अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? किसकी? सजीव चिंतन। मतलब बालक जो है, जो सजीव चिंतन करता है, जो कल्पना भी करता है, उसको सजीव ही कल्पना करता है। और अगला क्वेश्चन है कि किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? किसने कहा था? ये नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? किसमें? लैंगिक। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी? कौन सी? चित्रपूर्ति जो होती है, वेसलर बुद्धि मापने की एक निष्पादन मापनी है। और अगला क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। किसके अनुसार होता है ऐसा? मनोविश्लेषणात्मक के अनुसार होता है। और अगला क्वेश्चन है ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी? किसने लिखी थी? लिखी थी फ्रेंड्स डार्विन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है इनकी बुक का नाम? ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट। और अगला क्वेश्चन है मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? विश्वसनीयता भी होता है, वैधता भी होता है, मानक भी होता है। इसलिए इसमें विकल्प नंबर डी हमारा राइट होगा, मतलब सभी विकल्प सही हैं। और अगला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया? किसके अनुसार होता है? स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। और अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है किसकी? अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या होती है? अधिगम एवं वृद्धि जो होती है व्यक्तित्व विकास की अवस्था होती है। और अगला क्वेश्चन है कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य है क्या होता है? आकार, सोच समझ एवं कौशलों से इसका संबंध होता है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य, विकल्प नंबर डी हमारा राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है कि तनाव और क्रोध की अवस्था होती कौन सी होती? किशोरावस्था जो होती तनाव और क्रोध की अवस्था होती, क्योंकि इस अवस्था में फ्रेंड्स गुस्सा भी बहुत आता है और तनाव भी रहता है, क्योंकि हम अपने हिसाब से चलते हैं, माता पिता अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि बालक का विकास परिणाम है किसका परिणाम होता है फ्रेंड्स? ये होता है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का होता है। इसमें ना तो आप अकेले वंशानुक्रम को लगा सकते हो और ना ही वातावरण को। जहाँ पे दोनों दिए हों, वंशानुक्रम व वातावरण दोनों दिए हों, वही विकल्प हमारा राइट होता है। और अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा होता है? स्नायुमंडल जो होता है शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है। और अगला क्वेश्चन है कि श्याम पट्ट लिखते समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? क्या होता है? सबसे जो अच्छी लिखावट होती है श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे अच्छी महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। और अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक होती है? आप लोग याद रखना, जन्म से 2 वर्ष तक जो होती है वही संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, ये हमारा राइट होगा, क्योंकि बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है। मतलब लड़का या लड़की कोई भी होशियार हो सकता है। और अगला क्वेश्चन है कि परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को समझाना, ये भी है। बच्चों की कमियों के कारण पता लगाना, ये भी सही है। बच्चों का समायोजन में सहायता करना, ये भी सही। इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा राइट होगा, विकल्प सभी सही हैं इसमें। और अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है कौन सा है? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। कौन सा? शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। और अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था किसके विकास में? फ्रोवेल का था किंडरगार्टन पद्धति में। और अगला क्वेश्चन दिया है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। क्या बढ़ावा देता है? सहयोग की भावना का जो होता है बढ़ावा देता है। प्रतियोगिता की भावना को भी नहीं करता है, केवल सहयोग की भावना का ही बढ़ावा देता है।
और अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा की अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि इसमें भरना है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण की क्या है यहाँ पे वंशानुक्रम है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा पर्यावरण है कि विशिष्ट अन्योन्यीकरण का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। विकल्प नंबर ए हमारा राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए IT स्कूल योजना प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी 2004 में। और अगला क्वेश्चन दिया है 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष में लागू किया गया। कब लागू किया गया था? ये 2001 में लागू किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि स्तरीय जिसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था। कब निकाला गया था? 1998 में निकाला गया था। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? कौन सा शिक्षक की विषय की समझ पर निर्भर करता है? और अगला क्वेश्चन है जितना अच्छा नॉलेज होगा उतना ही अच्छा वो पढ़ा सकता है। और अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। किसकी? शिक्षण को रोचक बनाने के लिए जो शिक्षक होते हैं शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनका पर्पज़ है कि जाकर उनसे मिलना चाहिए। इतनी तो गर्ज ही पड़ी शिक्षकों की जाके बच्चों से मिलें, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या रूल है भाई। और अगला क्वेश्चन है कि किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ाना क्या होता है? बंटित, सामूहिक, अंतर्हित। मतलब इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ाना, इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि पाठचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। क्या माना जाता है? एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है पाठचर्या निर्माण का कार्य। और अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। कब की जानी चाहिए? लोगों के बीच में की जानी चाहिए, एकांत में नहीं करनी चाहिए, अलग से नहीं करनी चाहिए, लोगों के बीच में करनी चाहिए। विकल्प नंबर सी हमारा राइट होगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? क्या कहते हैं इसको? हम ग्रेड कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। अनुसंधान से यही पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 15% जो होता है अन्य अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि वर्ग कक्षा के माहौल में सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करता है? बढ़ावा देता है वर्ग कक्षा के माहौल में। और अगला क्वेश्चन है कि जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं तो उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाना चाहिए, तो उसकी क्षमता क्या होती है? घटती है। इसलिए शिक्षक पर हावी नहीं होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? किसका? सतत मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। किस लिए? छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए। और अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह क्या होता है? एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो और प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, मतलब वही टीचर कहलाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? क्या मानेंगे? इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं। समस्या को हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, मतलब इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? कैसे सीख सकता है? खुद करके। जब तक कोई भी काम हो अगर खुद नहीं करेंगे तब तक आप उसको सीख नहीं पाएंगे। बताए कोई कितना भी, जब तक आप उसको करोगे नहीं तब तक आप सीख नहीं सकते हो।
और अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला की पहचान कितने 3 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है, लेकिन कब पहचानने लगता है? ये पहचानने लगता है फ्रेंड्स 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगता है। और अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास, अगला क्वेश्चन है कि एक आइडेंटियल एलिमेंट समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है, किसमें? अधिगम स्थानांतरण में संबंध रखता है। कौन सा? आइडेंटियल एलिमेंट्स मतलब समान तत्व। और अगला क्वेश्चन है कि स्फूर्ति अवस्था कहलाती है स्फूर्ति अवस्था कब कहलाती है? बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है स्फूर्ति अवस्था कहलाती है। और अगला क्वेश्चन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? ये कहा था रोनाल्ड मतलब रॉस ने कहा था। और अगला क्वेश्चन है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है किसका है? मानसिक विकास का है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। और अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है, यही हमारा गलत है। कौन सा है? विकास रेखीय होता है। फ्रेंड्स, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया है। लेकिन जो ये दिया है विकल्प नंबर सी हमारा कि विकास रेखीय होता है, विकास रेखीय नहीं होता है। विकास जो होता है सभी दिशाओं में होता है। और अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, कौन सा? स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब इसमें सभी विकल्प सही हैं शारीरिक विकास के लिए। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? कौन सा निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन ये सभी हैं, लेकिन जो अभिप्रेरणा होती वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? किसका कथन है? ये क्रो एंड क्रो का है। और अगला क्वेश्चन है कि इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता के समय भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, कौन सी अवस्था नहीं है? जो नैतिकता का होना, ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं, क्योंकि शैशवावस्था में बालक में नैतिकता के गुण नहीं होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं, कौन सी? फ्रेंड्स, उसमें चिंतन की प्रक्रिया भी नहीं होती। और अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी होने वाली प्रक्रिया, कौन सी है? हरलॉक के अनुसार, मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्या है? विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। और अगला क्वेश्चन है कि बिग व हेड की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, किस अवस्था में होता है? ये किशोरावस्था में होता है। ये सभी गुण किसके हैं? किशोरावस्था के हैं। और अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है, निम्न में से वह कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट ये होता है, लेकिन प्रतिवर्ती जो होता है मानव विकास के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पर आधारित होती? ये होती विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लें। जय हिंद, जय भारत।